इंडियन नेवी को बहुत ही जल्द MS-60R हेलीकॉप्टर डिलीवर किए जाने वाले हैं, जिनको रिसीव करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर अभी यूनाइटेड स्टेट के गश्त पर जाने वाले हैं। DRDO की तरफ से अभी इंडियन नेवी की वॉरशिप्स के लिए एक नेक्स्ट जनरेशन चैप डिस्पेंसर सिस्टम को डेवलप किया गया है, जिससे दुश्मन की मिसाइल्स को इफेक्टिवली वेट किया जा सकेगा। सैटरडे को छत्तीसगढ़ में हुए एनकाउंटर में अभी एक नया ट्विस्ट सामने आ गया है, क्योंकि माओवादियों की तरफ से बताया गया है कि अभी हमारा एक जवान उनके कब्जे में है। इंडियन आर्मी की तरफ से अभी अपने JCO रैंक के ऑफिसर्स तक को सीधे इंडक्ट करने का फैसला क्यों किया जा रहा है, और अंत में क्या VVIP चॉपर स्कैम की तरह राफेल डील में भी कोई स्कैम किया गया है, और क्या इसमें भी मिडिल मैन इन्वॉल्व है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। अभी इंडियन नेवी की बात करें तो इंडियन नेवी में मल्टीरोल हेलीकॉप्टर की काफ़ी कमी है। इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट से 24 MS-60R हेलीकॉप्टर को खरीदने का फैसला किया गया था। इस डील को फरवरी 2020 में साइन किया गया था, जिसकी कीमत लगभग $2.1 बिलियन था, और भारत की इमरजेंसी को देखते हुए यूनाइटेड स्टेट की तरफ से इनको जल्दी से जल्दी भारत को डिलीवर करने का फैसला किया गया था। इसी वजह से सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट नेवी की स्टॉक से 3 हेलीकॉप्टर को इंडियन नेवी की स्टैंडर्ड में मॉडिफाई करने के बाद इसको भारत को डिलीवर करने का फैसला किया गया था। अभी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से पहले 3 हेलीकॉप्टर को भारत को डिलीवर करना शुरू किया जाएगा, जिस वजह से भारत की तरफ से अभी एक टीम यूनाइटेड स्टेट की विजिट पर जाने वाली है, जहां पर ऑफिशियल इनको भारत को हैंडओवर किया जाएगा और इसे भारत लाने की प्रोसेस को शुरू किया जाएगा। अब सबसे पहले तो इंडियन एयरफोर्स की पायलट्स को MS-60R हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा, और इसे शायद मई या जून के बीच यूनाइटेड स्टेट में शुरू किया जाएगा। अभी अगर मल्टीपल हेलीकॉप्टर फ्लीट की बात करें तो हमारे पास 8 से 10 के आसपास सी किंग हेलीकॉप्टर मौजूद है, जिनको अभी इंडियन नेवी अपनी फ्रंट एंड वॉरशिप्स में ऑपरेट कर रही है, लेकिन ये काफ़ी पुराने हो चुके हैं और अभी ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा हमारे फ्रंट एंड वॉरशिप्स में कोई भी मल्टीरोल हेलीकॉप्टर या एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर मौजूद नहीं है, जो कि वॉरशिप्स की फाइटिंग कैपेबिलिटी पर काफ़ी असर डाल रही है, क्योंकि नॉर्मली ऐसे हेलीकॉप्टर शिप्स के आगे चलते रहते हैं और जाके अपने डंकिंग सोनार की मदद से पहले से ही दुश्मन की सबमरीन के बारे में पता लगा सकते हैं, जिस वजह से वो मेन शिप के करीब आने से पहले उस पर फायर किया जा सकता है। अभी जिन MS-60R हेलीकॉप्टर को भारत को डिलीवर किया जाएगा, इनके साथ MK-54 टॉर्पेडो भी हमको डिलीवर किया जाएगा, और ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर के अलावा एंटी शिप ऑपरेशन को भी कर सकता है। ऐसे अभी हमें 123 हेलीकॉप्टर की टोटल ज़रूरत है, लेकिन हो सकता है ऐसे 24 हेलीकॉप्टर को भी भारत इंपोर्ट करने के बाद बाकी सभी हेलीकॉप्टर्स को भारत में बनाने का फैसला किया जाएगा, और यहाँ पर फॉरेन कंपनी के अलावा हो सकता है कोई इंडियन हेलीकॉप्टर को इसमें शामिल किया जाएगा। अगला अपडेट चैप्स को लेके है। नॉर्मली एक तरीके की काउंटर मेजर सिस्टम होते हैं, जिनको दुश्मन की इनकमिंग मिसाइल को धोखा देने के लिए या इवेड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर चैप्स और फ्लेयर्स को लेके काफ़ी सारे लोगों को थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन चैप्स को स्पेशली रडार गाइडेड मिसाइल को इवेड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि फ्लेयर्स को हीट सीकिंग मिसाइल को इवेड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आज सुबह DRDO की तरफ से ट्वीट करके ये बताया गया था कि DRDO की जोधपुर बेस्ड लेबोरेटरी की तरफ से अभी एक एडवांस चैप सिस्टम को डेवलप किया गया है। अब ये जो चैप सिस्टम है, इनको शिप्स के लिए डिजाइन किया गया है। आप सबको पहले से ही पता होगा कि एयरक्राफ्ट जो होते हैं उसमें चैप्स मौजूद रहते हैं, और जब भी दुश्मन की तरफ से अपनी VVR मिसाइल को इस पे फायर किया जाता है तो चैप्स की मदद से दुश्मन की मिसाइल को धोखा दिया जाता है। लेकिन एयरक्राफ्ट में जो चैप डिस्पेंसर सिस्टम होता है और शिप्स में जो चैप डिस्पेंसर सिस्टम होते हैं, ये थोड़े अलग टाइप के होते हैं। अब एयरक्राफ्ट एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होता है, जिस वजह से जब वो चैप्स को ड्रॉप करते हैं तो वो इजीली इसको हवा में ड्रॉप कर सकते हैं, तो दुश्मन की मिसाइल फिर उसका पीछा करने लगता है। लेकिन शिप्स यहाँ पे हवा में नहीं उड़ सकते हैं, जिस वजह से अगर चैप को गिराने लगे तो सीधे पानी में गिर जाएगा, जिस वजह से इनको ड्रॉप करने का कोई फायदा नहीं होगा। इसी वजह से शिप्स के लिए DRDO की तरफ से 3 अलग अलग तरह की चैप लॉन्चर्स को डेवलप किया गया, जिनमें से एक शॉर्ट रेंज के लिए, एक मीडियम रेंज के लिए और एक लॉन्ग रेंज की मिसाइल को इवेड करने के लिए डिजाइन किया गया। अब इनको DRDO की तरफ से रॉकेट की फॉर्म में डेवलप किया गया है, ताकि अगर दुश्मन की तरफ से हमारे शिप के ऊपर कोई मिसाइल को फायर किया जाए तो इनको शिप से लॉन्च कर दिया जाएगा और ये हवा में जाके वहां पे ब्रस्ट कर जाएंगे, जिस वजह से दुश्मन की मिसाइल की रडार सीकर ये समझ नहीं पाएगा कि ओरिजिनल शिप कौन सा है और चैप क्लाउड कौन सा है, और इस तरीके से हमारे वॉरशिप्स मिसाइल को इवेड कर जाएंगे।
अभी हमारे वॉर्सेस में इतने ज़्यादा मात्रा में ये सिस्टम मौजूद नहीं है, जिस वजह से अभी DRDO की तरफ से इन सिस्टम को या एडवांस चैप सिस्टम को मास प्रोड्यूस करने का फैसला किया जा रहा है और बड़ी मात्रा में इनको नेवी की वॉर्सेस में डिप्लॉय करने का प्लान किया जा रहा है। इनको बनाने के लिए भी DRDO की तरफ से इसकी टेक्नोलॉजी को एक प्राइवेट कंपनी के साथ शेयर करने का फैसला किया गया है, ताकि आगे चल के इनको प्राइवेट कंपनी की तरफ से मास प्रोड्यूस किया जा सके। अगला अपडेट सैटरडे को छत्तीसगढ़ में हुए एनकाउंटर को लेके। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि अब तक माओवादियों के साथ हुए एनकाउंटर में से ये सबसे खतरनाक एनकाउंटर था, जिसमें अभी माओवादियों के साथ लोकल गांव वाले मिलकर भी अचानक से सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला कर दिए थे। अब ये पता लगा कि इस एनकाउंटर के दौरान माओवादियों को भी काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है। अभी तक एग्जैक्ट फिगर नहीं बताया गया था, लेकिन CRPF के ऑफिशियल की तरफ से बताया गया कि ड्रोन फुटेज से पता लगा कि अभी कम से कम 20 से ज्यादा माओवादी मारे गए हैं और इनको लेने के लिए माओवादियों की तरफ से ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल भी किया गया था, जिस वजह से कैजुअलिटी फिगर और भी हाई होने की उम्मीद किया जा रहा है। अब इसके अलावा एक और चौंकने वाली खबर भी सामने आई है और वो ये है कि कल एक जवान लापता होने की बात सामने आई थी और आज तक उसका पता नहीं चला था। अभी पता लगा कि वो जवान अभी माओवादियों के कब्जे में है और ये बात अभी खुद माओवादियों की तरफ से बताया गया है और उन्होंने ये भी मैसेज दिया कि वो जवान अभी उनके कब्जे में है, लेकिन वो उसको हानि नहीं पहुंचाएंगे और उसको वो छोड़ने के लिए भी राजी हैं। लेकिन अभी तक उनके तरफ से जवान को छोड़ने के लिए क्या शर्तें रखी गई ये बताया नहीं गया है। हो सकता है इसको लेके कोई टॉप लेवल में नेगोशिएशन चल रहा होगा, लेकिन अभी ये बताया नहीं जा रहा है। जिस जवान को अभी माओवादियों की तरफ से अपनी हिरासत में रखा गया उसका नाम राकेश्वर सिंह है और वो जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं। अगला अपडेट राफेल डील को लेके, और ये बात अब तक आपको पता लग चुका होगा कि अभी राफेल डील में एक और फ्रेश कंट्रोवर्सी शुरू हो चुका है। मैं इसके बारे में अभी ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो ये है कि जिस तरीके से पहले VIP चॉपर में स्कैम हुआ था, अभी राफेल डील के अंदर भी वैसा ही कुछ स्कैम किया गया है और इसमें भी मिडिल मैन मौजूद थे। और 2019 में भारत की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से VVIP चॉपर स्कैम में एक मिडिलमैन को अरेस्ट किया गया था और अभी उसी से रिलेटेड एक कंपनी को इसमें इन्वॉल्व पाया गया था। इस कंपनी का नाम डेफसेस सॉल्यूशन है और इस पर अभी आरोप लगाया गया है कि 2016 में जब राफेल डील फाइनल हुआ तो उसके तुरंत बाद ही डसॉल्ट एविएशन की तरफ से डेफसेस सॉल्यूशन को लगभग 1 मिलियन यूरो पे किया गया था। अब जैसे कि प्रीवियस VVIP चॉपर स्कैम में जिस इंसान को इन्वॉल्व पाया गया था ये कंपनी उसी के रिश्तेदारों की थी, तो इसी बेसिस पर अभी आरोप लगाया जा रहा है कि इसमें भी जरूर कुछ स्कैम किया गया है और राफेल डील में भी मिडिल मैन इन्वॉल्व है। लेकिन अभी डसॉल्ट एविएशन की तरफ से जो 1 मिलियन यूरो पे किया गया था, इसके लिए डेफसेस सॉल्यूशन राफेल की 3D मॉडल को तैयार करने वाली थी और स्टेटमेंट अभी डसॉल्ट की तरफ से दिया गया है। और नॉर्मली डेफसेस सॉल्यूशन 3D मॉडल को तैयार करती है और सिमुलेटर वगैरह बनाती है और राफेल का जो सिमुलेटर अभी हसीमार एयरवेज में है उसको भी यही कंपनी मेंटेन करने वाली है। तो ऐसे 50 मॉडल को बनाने के लिए डसॉल्ट की तरफ से इस कंपनी को पेमेंट किया गया था और जो 3D मॉडल अभी बनाए जाने वाले थे इनको भारत को ही गिफ्ट के तौर पर देने का प्लान किया गया था, जिसको आगे चल के हमारे अलग अलग एयरफोर्स के हेडक्वार्टर में और हायर ऑफिसर को देने का प्लान किया गया था। अब जितने भी मॉडल बनाए गए थे इनमें से सबसे बड़ी मॉडल को फ्रांस में बनाया गया था और इस मॉडल को अभी हमारी एयरफोर्स के हेडक्वार्टर के सामने प्लेस किया गया। इससे पहले यहाँ पे सुखोई का मॉडल लगा हुआ था, जिसको हटाकर अभी राफेल का मॉडल वहाँ पे लगाया गया है और इसके अलावा बाकी जितने भी 3D मॉडल बनाए गए थे उन सभी को भारत में बनाया गया है। तो अभी तक इसमें स्कैम होने का पुख्ता सबूत कहीं पर भी नहीं मिला है। मे बी ऑफसेट के तौर पर डसॉल्ट की तरफ से डेफसेस सॉल्यूशन को ये ऑर्डर दिया गया होगा या फिर उनकी मर्जी, वो किसी को भी अपने काम कराने के लिए पैसा दे सकते हैं। लेकिन हमारी जो डील हुई थी वो सीधे फ्रांस की गवर्नमेंट के साथ हुई थी और वो डील फ्रांस की गवर्नमेंट और भारत की गवर्नमेंट के बीच हुआ था, तो इसमें मिडिल मैन के होने का कोई चांस नहीं है। मे भी कोई हो सकता है, लेकिन अभी तक इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। लेकिन अगर कुछ भी इशू सामने आया तो वो पॉसिबली फ्रांस की तरफ से होने वाला है। और अब ये जो गिफ्ट वाला क्लॉज यहाँ पे ऐड किया गया था, इसी को लेके सारा कंफ्यूजन चल रहा है। मे भी इसके पीछे कुछ बहुत बड़ी साजिश भी छुपा हुआ हो सकता है ये सब राफेल को ब्लेम करने के लिए किया जा रहा है ताकि MMRC टेंडर में राफेल को सिलेक्ट ना किया जाए। इसके पीछे फॉरेन लॉबी भी हो सकती है और उनको पता है कि अगर एक बार राफेल या डसॉल्ट के ऊपर स्कैम का टैग लग जाए तो उसको जरूर टेंडर से बाहर कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक और बड़ी खबर ये भी हो सकता है कि भारत अभी एडिशनल राफेल को खरीदने वाला है और मे भी जब हमारे PM फ्रांस के गश्त पर जाने वाले हैं उस दौरान ही भारत की तरफ से एडिशनल राफेल के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जाएगा। तो इसी वजह से सब ब्लेम गेम शुरू हुआ है और वैसे भी 50 बड़े साइज की मॉडल को तैयार करने का और कम से कम 5 साल के लिए एक सिमुलेटर को मेंटेन करने के लिए अगर 1 मिलियन यूरो पे किया जाता है तो इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो कि गलत भी हो सकता है। अगला अपडेट एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके है। आप सभी को पता होगा कि हमारी नेवी की
सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर और हमारी पहली इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत इसी साल के अंत तक नेवी में शामिल हो सकता है और जल्दी से इसकी सी ट्रायल शुरू किया जाएगा। अभी हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के विजिट पर गए हुए थे, जिस दौरान उन्होंने INS विक्रांत की कंस्ट्रक्शन का जायजा लिया था। उनके साथ सदर्न नेवल कमांड के चीफ वाइस एडमिरल AK चावला भी मौजूद थे और अभी बताया जा रहा है कि INS विक्रांत अपनी फाइनल ट्रायल फेज में पहुंच चुका है और पिछले साल दिसंबर में इसकी वेसिन ट्रायल कंप्लीट होने के बाद अभी बस इसकी सी ट्रायल बाकी है, जो कि इसी साल के पहले आप में शुरू करने का काम रखा गया था। इसके बाद दूसरी अपडेट INS विशाल को लेके, और आप सभी को पहले से ही पता होगा कि INS विक्रांत का क्या चक्कर चल रहा था और अभी तक तो इसको काफी हद तक डिसमेंटल भी कर दिया गया था, लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिलहाल इस पे स्टे ऑर्डर लगा दिया गया था, क्योंकि इसे अभी म्यूजियम के तौर पर कन्वर्ट करने की बात चल रही थी। लेकिन अभी ऐसा नहीं लगता कि ये प्लान अभी आगे चल के पूरा हो पाएगा, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि इसको काफी हद तक डिसमेंटल किया जा चुका है और अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बता दिया गया कि जैसे कि अभी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शायद ही कोई हस्तक्षेप किया जाएगा, क्योंकि जब ऑक्शन में इसको श्रीराम ग्रुप की तरफ से खरीद लिया गया तो ये ऑफिशियली उनका प्रॉपर्टी हो गया। तो अभी अगर वो इसको बेचना नहीं चाहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अभी इंडियन आर्मी में JCO रैंक के ऑफिसर्स की काफी शॉर्टेज है और कुल मिलाकर अभी इंडियन आर्मी में 14,000 के आसपास JCO रैंक के ऑफिसर्स की जरूरत है और अभी इनको पूरा करने के लिए इंडियन आर्मी की तरफ से सीधे JCO रैंक के ऑफिसर्स को इंडियन आर्मी में इंडक्ट करने का प्लान किया जा रहा है, यानी कि अब सीधे SSB एग्जाम और इंटरव्यू के बाद JCO रैंक के ऑफिसर्स को इंडियन आर्मी में शामिल किया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि एग्जाम को क्लियर करने के बाद उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा और उसके बाद उनको फिजिकल फिटनेस भी क्लियर करना पड़ेगा। अब नॉर्मली JCO रैंक की पोस्ट में आने के लिए सबसे पहले तो आर्मी में जवान के तौर पर ही भर्ती किया जाता है, फिर प्रमोशन की बेसिस पर JCO रैंक की पोस्ट को दिया जाता है। लेकिन इंडियन आर्मी की कुछ विंग्स ऐसे भी है जहां पर JCO रैंक के ऑफिसर्स को सीधे इंडक्ट किया जाता है, लेकिन इंडियन आर्मी के कॉम्बैट विंग में नहीं होते। अभी एक सीनियर रैंक के ऑफिसर ने बताया कि अभी ऑफिसर्स को सीधे JCO रैंक में शामिल करने से पहले से जिनको प्रमोशन मिलने वाला था उनकी प्रमोशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी और यहाँ पर सीधे 14,000 JCO को भी शामिल नहीं किया जाएगा और आर्मी की तरफ से अपनी एग्जिस्टिंग प्रोसीजर को फॉलो करते हुए नए ऑफिसर्स को इंडक्ट किया जाएगा और इसके लिए कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइन को भी तैयार किया जाएगा, जिससे एग्जिस्टिंग इंडक्शन पैटर्न में और प्रमोशन पैटर्न में कोई आंच नहीं आएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।